क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? वेक्टर्स में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? यूनिट मॉडुलस, डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, किसी वेक्टर को कैसे बनाया जाता है, रिप्रेजेंटेशन और मैग्नीट्यूड वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं ना। तो एक बार रिवाज कर लें, काफी गैप हो गया नहीं? एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। एक वेक्टर मान लेते हैं, ये दिया अपने को, ये एक वेक्टर है, इसका तुम लोग को फाइंड करना है पहले नंबर पे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? ये दो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब वही रूट लगा के जो करते थे। अब मैं ये नहीं लिखूंगा फाइंड द मैग्नीट्यूड, अब ये चलेगा अपना सिंबल यहाँ पे ए कैप लिख दूंगा, तो इसका क्या मतलब है? मतलब यूनिट वेक्टर ऐसे बोल दो आप लोग। तो अब देखो ये सिंबल्स का ना यहाँ पे इस चीज को अपन अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे यूनिट वेक्टर लिखो, इससे बेटर है ये कैप लिखा है ऊपर, इसका मतलब ही ये होता है यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर बनाना है आपको जिसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। यूनिट का मतलब है कि डायरेक्शन तो यही रहेगी, जैसे ये आपका वेक्टर था तो वो रहेगा, तो इसी के अलावा बस यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। इसका मतलब होता है सिंपल यूनिट वेक्टर, और कोई ज्यादा खास बात नहीं है। चलो ये दोनों चीजें निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। लास्ट क्लास में क्या किया था? क्या नहीं, जहां जो भी है एक बार कैलकुलेट कर लो, कर लो। हो गए सारे काम? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सिखानी है मुझे तुम्हें आज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने फिजिक्स के अंदर बहुत अप्लाई होने वाले। सेकंड वाले पार्ट का भी आ गया? क्या आया होगा आप लोगों ने? बस ये जो वेक्टर लिखा होगा ना ऊपर, इसको किससे डिवाइड कर दिया होगा? 4 से। आप चाहो तो ए वेक्टर की वैल्यू भी डाल सकते हो यहाँ पे, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस √3k कैप। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो मुझे सिखाना दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखना एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं मैं यहाँ पे। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक ये है बी वेक्टर। इसको क्या बोला जाता है? टेल। इसको हेड बोला जाता है किसी भी वेक्टर का। ये सब बेसिक बातें हैं, है ना। ये इस वाले वेक्टर का हेड है और ये टेल तो दोनों का सेम ही है। तो कहने का मतलब ये है दो वेक्टर के बीच का एंगल वो होता है जब उन दोनों वेक्टर्स की टेल टेल आपस में मिलके बना रही हो, या फिर हेड हेड। ये नहीं होना चाहिए यार कि कल एक ऐसे है इनके बीच का एंगल थीटा है, तो यहां पे थीटा एंगल बोल सकते हो कि यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का? यहां नहीं बोल सकते, लेकिन यहां पे बोल सकते हैं। तो देखो ध्यान से, एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। एंगल बिटवीन दिस वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे जैसे दो वेक्टर के बीच का एंगल है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए वेक्टर। एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकल तरीका हमने निकाला है कि अगर मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है आपको, एक तो वो होता है मैं वर्ड्स के थ्रू लिखवा दूं इसको, दैट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। बट आपको नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये लैंग्वेज मिल सकती है जिसमें दोनों वेक्टर लिख देंगे वो और बीच में कैप लगा देंगे, तो इसका सिंपल मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है ना। इसका मतलब भी मैं लिखवा देता हूँ तुम लोगों को। इसका सिंपल मतलब ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, दो एग्जांपल के थ्रू ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे एंगल थीटा तो नहीं होने वाला, यहां पे ये कंफर्म है।
थीटा नहीं है तो कितना होगा, कोई बता सकता है कैसे? हाँ वो सही कह रहा है। जैसे मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो जैसे कि वेक्टर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। अब एक बात बताओ, ये वेक्टर है अपना ए वेक्टर, अब मैं इसको उठा के यहां पे रख दूं, डायरेक्शन सेम ही रखूंगा और ये लेंथ भी सेम रहेगी, तो क्या वेक्टर बदल जाएगा? मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसी सेम वेक्टर को इसी डायरेक्शन में उठा के यहां रख देता हूं, मैं ना डायरेक्शन बदल रहा हूं ना मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बदला जाएगा क्या? नहीं। वेक्टर का सिंपल सा मतलब है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अभी भी इसको उठा के यहां रख दो, तो कहने का मतलब ये है वेक्टर्स को आप मूव कर सकते हो स्पेस में कहीं भी, बट कंडीशन क्या है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए और तो ऐसा करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसका हेड इसके टेल से मिल रहा है, तो अपन क्या करें, या तो इसका टेल टेल मिला दें या फिर हेड हेड। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले वेक्टर को देखो थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं इसी डायरेक्शन में, सो दैट इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। मैं मान लेते हैं ये पहले ए पॉइंट था, यहाँ पे ये बी था, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, यहां से खिसकाते खिसकाते इधर कर दिया, तो लेट से दिस इज ए एंड दिस इज बी। अभी भी इस वेक्टर का नाम ए बी वेक्टर ही रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? क्योंकि हमने ना तो डायरेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ की है और ना ही मैग्नीट्यूड के साथ, तो अभी भी तुम्हारा वेक्टर वही माना जाएगा। लेकिन इससे फायदा ये हुआ, अब इस वेक्टर की और इस वाले वेक्टर की टेल टेल मिल गई कि नहीं मिल गई? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो तो 180 होना चाहिए ना सब। तो अब आप बोल सकते हो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा यहाँ पे 180 माइनस थीटा। तो बस ध्यान ये रखना है आपको, टेल टेल या हेड हेड मिलके जो एंगल बनाना है वो तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है ही, जब ऑपोजिट वाले टेल हेड या फिर हेड टेल आपस में मिलके जो एंगल बना रहे हो उसको 180 में से माइनस कर देना बस। इसे याद ही रख लो, इसे एज अ कॉन्सेप्ट याद ही रख लेते हैं हम लोग। ये दो एग्जांपल है मेरे ख्याल से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। लिख लिया, चलो आगे आगे लिखो, वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर। कहने का मतलब इसे देखो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट लगने वाला है आप लोगों को। एक वेक्टर मान लेते हैं ये दिया है ए वेक्टर माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक वेक्टर मान लेते हैं ऐसे दिया अपने को 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अगर मुझे एक वेक्टर बनाना है जो इन दोनों वेक्टर को क्या करके आ रहा है, एडिशन करके, इसका एक नया नाम दे देते हैं, चलो सी वेक्टर मानते हैं। तो बहुत ही आसान है ना, कितना आएगा 3i कैप माइनस j कैप प्लस, अब ये एक वेक्टर आ गया, इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट जो भी सारी चीज बता सकते हो। अब मान लेते हैं एक वेक्टर को मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये भी बता सकते हो क्या? बताओ कितना आएगा, दिस माइनस दिस करना है अपने को, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप 4k कैप, है ना? ये तो बहुत बच्चों वाला काम है, आप लोग कर दोगे। लेकिन अपने फिजिक्स में जो आगे चीज अप्लाई होने वाली है नीट लेवल पे या फिर इवन सीबीएसई में बहुत ज्यादा आता है, वो ये आता है कि मान लेते हैं एक बॉडी पे आपने एक फोर्स लगाया है इधर 10 न्यूटन का, एक फोर्स लगाया है इधर इसको मान लेते हैं
चलो इसको भी 10 न्यूटन ले लेते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और ये एंगल भी दिया है, मान लेते हैं 45 डिग्री। अब देखो, जब अपने को कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर वेक्टर फॉर्म में दी है ना, तो उसका नेट निकालना बहुत आसान है। डायरेक्ट ऐड कर दो या फिर डिफरेंस कर दो। अगर एक बॉडी पे मान लेते हैं दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, F1 और F2 वेक्टर, तो नेट कितना लग रहा होगा उस पे फोर्स? दोनों को ऐड कर देंगे। समझ रहे ना? कब? जब ये वेक्टर फॉर्म में दिया जाए तो बहुत आसान है ऐड करना। अब मैं आपसे ऐसे कहूं, इस बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का और एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, तो टोटल कितना फोर्स लगा इस बॉडी पे? 50। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा तब बन जाएगा जब एक बॉडी पे आपने 10 न्यूटन इधर लगाया फोर्स और 5 न्यूटन इधर लगाया किसी पर्टिकुलर एंगल पे। अब उस बॉडी पे नेट कितना फोर्स लगा, इसको निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्टेंट फोर्स या कोई भी एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी, बहुत सारी जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उनका रिजल्टेंट आप निकालने के लिए ये चीज हर एक चैप्टर में अप्लाई होने वाली है। तो वो तो रहा वेक्टर सम, बहुत ज्यादा ही आसान था। वेक्टर दिए तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अब यहां पे अपने को वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, किस में दिया जाएगा? मैग्नीट्यूड में। वेक्टर दिया होता तो बहुत आसान है ऐड करना। इस बार अपने को दिया जाएगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो ये वाला, ये भी लिख लो, ये वाला पार्ट, फिर यहां से मैं लिखा दूं। तुम क्या करियो, सीधी उठ के ही आई हो क्या? सीधी उठ के ही आई हो क्या? नींद आ रही है तुमको थोड़ी, हल्की हल्की जवाइयां। लेट गया ना मैसेज? पहले एक्सपेक्ट नहीं था ना आज क्लास, ऐसा नहीं पता था पहले तुम्हारे पास? अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है। तो घर वालों ने लगता है तुम्हें 3:30-4 बजे जगाया, मुझे तो लग रहा है। अब तुम सो रही होगी मस्त एकदम। वो वाला हमने पहले लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब डालते हैं ये वाला, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, या फिर कुछ भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका लिखो जल्दी। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। कहने का मतलब एक बॉडी पे मान लेता हूं मैं, एक फोर्स इधर लगा हुआ है F1, वेक्टर नहीं है ये, नॉर्मल मैग्नीट्यूड दिया है किसी पर्टिकुलर एंगल पे। तो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे निकालोगे, रूट पहले वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब ये कहां से आया होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है अपने। एंगल पता होना बहुत जरूरी है लेकिन उनके बीच में, तब जाके आप बता पाओगे। एंगल नहीं पता होगा फिर प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। ये है भाई जो कि अपने को ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में ये करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो आप, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड भी निकालोगे आप, तब यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं हम लोग। केस 1 याद हो जाएगा फॉर्मूला। ये दो के लिए एप्लीकेबल है। अगर मान के चलो एक बॉडी पे अगर दो से ज्यादा फोर्सेस लगे तो क्या करेंगे, पहले कोई भी दो उठा लो, ये लगा के उन दोनों से एक फोर्स बन गया, फिर अगेन उसको, फिर तीसरे को ले लो, उनको मिला के एक। वैसे ज्यादातर दो ही से काम चल जाता है वैसे तो, अगर आ गया तो उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना क्या कहा था मैंने? अगर दो से ज्यादा फोर्स आ गए तो क्या करेंगे फिर हम लोग, पहले किन्हीं भी दो को अप्लाई कर दो ये वाली चीज, तो इन दोनों को हटा के फिर एक फोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो रिजल्टेंट पता चल गया ना उसका। फिर उसको किसी तीसरे के साथ ले लो, फिर सेम फॉर्मूले के साथ। इसको अप्लाई करने के लिए बाद आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए और उनके बीच का एंगल,
और एंगल आएगा अपने कॉस के साथ, ध्यान रखना, कॉस थीटा के साथ। अब यहां पे केस वन लेते हैं, मान लेते हैं इफ फोर्सेस आर पैरेलल, कहने का मतलब ये है एक बॉडी पे आपने जो फोर्स लगाए हैं वो दोनों के दोनों कैसे हैं, F1 भी ऐसे लगा रहे हो आप, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया इस बार, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 1। और अंदर देखो आप लोग, ये किसका होल स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा क्या, क्योंकि जैसे F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर तो अंदर बन गया, और आप जानते हो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, 2 से 2 खत्म। तो ये बहुत आसान चीज है, ये अभी मैंने एग्जांपल भी बताया ना तुम लोगों को, एक बॉडी पे अगर पैरेलल फोर्स लग रहा है ऐसे 10 5, तो डायरेक्ट एड ही तो करना होता है 15, वही है, दिखा दिया यहाँ पे, इसका यूज बता दिया कैसे आया था वो। यहां से आता है वो चीज, पैरेलल वाली कंडीशन। फोर्सेस आर पैरेलल। सेकेंड पार्ट लिखते हैं, अगर एंटी पैरेलल फोर्सेस लगे यहाँ पे, सेकेंड पार्ट, इफ एंटी पैरेलल फोर्सेस आर अप्लाइड, एंटी पैरेलल का मतलब एंगल कितना होगा 180 डिग्री, जैसे एक फोर्स ऐसे लग रहा है एक बॉडी पे, एक ऐसे लग रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, यही तो होगा, ये वाला 180 हो गया ना। एंटी पैरेलल फोर्सेस कहने का मतलब थीटा इस केस में आपका हो जाएगा 180 डिग्री। फिर जब ये चीज आप अप्लाई करोगे ना एफ नेट वाली, तो फॉर्मूला बनेगा, मान लेते हैं एक फोर्स F1 लगाया आपने, इस पे F2 लगाया, ऐसे एंगल तो 180 डिग्री था ही। अब यहाँ पे हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 180, और cos 180 का वैल्यू जानते हो क्या, -1। तो ये जो आइडेंटिटी पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना था, अब ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये अंदर किसकी आइडेंटिटी बन गई भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। तो इसको क्या ले सकते हो, F1 माइनस F2 या फिर F2 माइनस F1। अब पता नहीं ना कौन सा फोर्स बड़ा है, तो मैंने क्या लगा दिया इसके ऊपर, मॉड, ताकि जो भी आए पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि फोर्स तो भाई ऐसे तो है नहीं कि -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो इसीलिए माइनस लगा दिया हम लोगों ने। हेलो, हाँ आ गया। ठीक है, क्लियर है क्या। अब मैंने मॉड क्यों लगाया, इसका मतलब आप जान रहे हो कि अगर किसी बच्चे ने F1 माइनस F2 लिया, मॉड नहीं लगाया, और F1 फोर्स आपका छोटा है, मान लेते हैं वो 5 है, F2 10 है, तो आंसर क्या आएगा -5, तो फोर्स नेगेटिव में तो होगा नहीं ऐसे। तो इसीलिए कहने का मतलब मॉड का मतलब ये है बड़े में से छोटा वाला माइनस करना है, आपको पॉजिटिव लेके आना। नेक्स्ट, व्हेन फोर्सेस आर परपेंडिकुलर, थर्ड केस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं अपन, थर्ड वाला, जो कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब एक बॉडी पे ऐसे फोर्सेस लग रहा है, एक F1 और एक F 90 डिग्री एंगल पे, है ना। तो F नेट आप रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हो, तो कितना आएगा यहाँ पे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos, एंड व्हाट इज cos 90, कितना होता है 0। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, दोनों फोर्सेस का स्क्वायर का सम लेके स्क्वायर रूट ले लेना है। ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा।
दो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर लग सकती है किसी चार्ज पार्टिकल पे, या दो मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हो आप परपेंडिकुलर, तो कहीं ना कहीं ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो वहां पे। दोनों का स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है, टेक स्क्वायर रूट। एक स्पेशल केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट ये वाला। जब एंगल 120 डिग्री होता है ना, लिखो, ये नोट पॉइंट डाल के लिख लो, ये बहुत बार आएगा। नोट पॉइंट 1, when two equal forces are applied, if two equal forces are applied at an angle of 120 degree, एंगल होना चाहिए, बट कंडीशन है देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू, then the resultant force will be equal to any one of the forces, जो भी फोर्स लग रहे थे उसमें, क्योंकि मैंने दोनों को सेम ही लिया है तो आप कोई भी ले सकते हो। देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये है, एक बॉडी पे एक फोर्स लगाया मैंने, मान लेते हैं एफ न्यूटन का इधर, और एक फोर्स लगाया है एफ न्यूटन का इधर 120 डिग्री एंगल पे। लेकिन कंडीशन ये है इसकी, दोनों इक्वल फोर्सेस होने चाहिए भाई, है ना। तो इनका रिजल्टेंट कितना आने वाला है, एफ के ही इक्वल आएगा। अगर एक बॉडी पे आपने दो फोर्सेस लगाए 120 डिग्री पे, सेम मैग्नीट्यूड वाले, तो उस बॉडी पे ना, जो बॉडी एक्सपीरियंस कर रही होगी फोर्स को, वो एफ न्यूटन का फोर्स ही अप्लाई, एफ न्यूटन फोर्स ही अप्लाई करेगी वो। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है ये सारी चीज। देखो मान लेते हैं अपन एफ नेट निकालते हैं, अपने पास तो फॉर्मूला भी है, अपन लगाएंगे रूट ऑफ पहले वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का, दूसरा वाला एक्चुअली एफ ही है, वो एफ ही था ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, प्लस 2f1 जो कि f है, f2 भी f है, cos 120, और आप लोग जानते हो व्हाट इज cos 120 डिग्री, माइनस हाफ। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन और cosec, तो ये नेगेटिव में जाएगा, तो कहने का मतलब f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2/2, 2 से 2 तो खत्म हो गया ना, तो माइनस f स्क्वायर बचा, और एफ स्क्वायर का रूट कितना आता है, एफ। तो ये आपको एज अ रिजल्ट याद रखना, जब भी किसी बॉडी पे दो फोर्सेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री अप्लाई हो जाए, तो उनका रिजल्टेंट आप समझ जाओ, उतना ही आने वाला है, खत्म कहानी। बार बार निकाल के नहीं देखेंगे अपन ऐसे, ये एज अ रिजल्ट याद रखेंगे। बट ये कब एप्लीकेबल है, इसकी कुछ कंडीशंस है, एंगल 120 डिग्री और फोर्सेस सेम, तभी। ये मत कर देना यार यहाँ पे 10 न्यूटन है यहाँ पे 5 है, तब तो फिर वो जनरल फॉर्मूला ये लगानी पड़ेगा, जो भी आ रहा है वो आ जाएगा। लिखें, एक दो क्वेश्चन लिखते हैं जो कि अभी एग्जाम में आए हुए हैं। लिखो, एक एक डायग्राम बना के दिया इन्होंने पहले, तो चलो बहुत आसान सा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले एक आसान वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बॉडी है यहाँ पे 2 kg, इस पे एक फोर्स इन्होंने लगाया है 5 न्यूटन का, और एक फोर्स लगाया है यहाँ पे 12 न्यूटन का। नेट फोर्स पूछा इन्होंने, इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। नेट फोर्स, ये अपनी फिजिक्स ही चल रही है, ये समझो, ये अपना एक चैप्टर भी अलग से, ये सारी नेट फोर्स फाइंड करने वाला। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में, अगर नीट या जेई में आप इंटरेस्टेड हो कोई भी। 30 मास का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। एंगल कितना आ गया, 90 ना दोनों फोर्सेस के बीच में, तो आपको फॉर्मूला ये वाला याद होगा। 90 वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, दोनों फोर्सेस के स्क्वायर का सम करना है बस। 169 दैट इज 30। गुड आफ्टरनून। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं देना था, ये तो बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए दिया है। जो असली क्वेश्चन देना था वो ये था। चलो भाई एक बार इसको देखते हैं।
लिखो, मतलब मैंने डायग्राम बना के दिया है। एक बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। एंड दिस इज 5 न्यूटन। ऐसे 3 फोर्सेस उन्होंने बना के दिए हैं एक बॉडी पर। ये अपने पिछले साल आया था। अब देखो ध्यान से, एक बॉडी है, मास कुछ भी हो, उसकी बात नहीं करने पर, फोर्स पूछा उन्होंने। फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन द बॉडी। ये बॉडी कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रही होगी, इन तीनों का इक्विवेलेंट फोर्स बताना है आपको। रिजल्टेंट फोर्स, इस बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा। तुम कह रहे हो 10, ओके। और कोई बताना चाहे? कोई अगर बता पाए इसका आंसर। एंगल का काम है बस सब कुछ, एंगल का सारा खेल है इसमें। अगर आपने वो समझ लिया, लग रहा है कितना आएगा? 50√3। देखते हैं अभी। नहीं ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन से पता लग जाएगा तुम्हें, अगर प्रॉपर उन्होंने पूछा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अभी अपन बात नहीं कर रहे। 5√2। कोई और बताए भाई? किन्हीं भी 2 को उठा के तो आप निकाल लोगे नेट, है ना। जैसे मान लेते हैं मैंने इसको उठाया या इसको उठाया, किन्हीं 2 का तो पता है अपने को, लेकिन जब तीसरा आ जाता है तो बस एंगल पता हो जाए तो काम हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। देखो एक बार समझ लेते हैं यार इसको। देखो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, किन्हीं भी 2 फोर्सेस के बीच का, मतलब उनका नेट फोर्स निकालना। तो मान लेते हैं चलो इसको ले लूं या फिर इसको, इन दोनों को ले लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं। तो कहने का मतलब ये बॉडी थी, इस पे एक फोर्स तो ऐसे लग ही रहा था 10 न्यूटन का। अब इन दोनों का जो नेट आने वाला है, इसको चलो F2 बोल देता हूं और इसको F3। फोर्सेस का नेट कितना आता है? 25 प्लस 100 कितना आना चाहिए? √125 इन दोनों का। अब इनका कहां आएगा नेट? तो कहीं ऐसी तो आएगा। मान लेते हैं 2 फोर्स परपेंडिकुलर, उनका नेट कहां पे आता है? इनके इसी के लॉन्ग आएगा। तो अब मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसे ले लेता हूं। ये है आपका √125 और ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी। अब वो फोर्स तो गायब ही हो गया क्योंकि अपन ने इसको और इसको मिला के एक नेट फोर्स बना दिया, वो ये आ गया। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, बस ये समझो एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिसका ये एंगल 30 डिग्री था। ये एंगल हमें नहीं पता था यार, अगर ये पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। कुछ बच्चों ने 45 लेके तो नहीं कर दिया कि ये एकदम आधे पे आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अब देखो इनका अगर रिजल्टेंट आपको निकालना होता, मान लेता हूं ये थीटा था, तो tan थीटा कितना आता है यहाँ पे बताओ। tan थीटा क्या होता है? अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं यहाँ पे, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करूं यहाँ पे, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर में फोर्स कितना था आपका? 10। वेक्टर तो मूवेबल होते हैं ना, अगर ये 10 है तो इधर भी 10 ही होगा। इसको उठा के यहाँ रख दो, अभी तो समझाया तुम्हें, वेक्टर्स आर मूवेबल। बेस कितना था इसका? 5। तो tan थीटा की वैल्यू 2 है। अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? cos थीटा की। चलो भाई cos थीटा के लिए अपन क्या करते हैं, जब tan थीटा 2 है तो cos थीटा कितना आएगा? ये भी जानते हैं, cos थीटा ले लो डायरेक्ट यहाँ पे। जैसे ये अपना 5 है, चलो tan थीटा 2 है तो फिर cos थीटा कितना आना चाहिए? 2/1। ये है √5, तो cos थीटा कितना आएगा? 1/√5। cos थीटा का होता है बेस अपॉन। अगर ये 2 है ये 1 है तो ये √5 ही तो होगा।
चलो cos थीटा ही पता चल गया। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? थीटा प्लस 30। ठीक है, थीटा हमें पता चल चुका है क्या, कितना है थीटा? cos थीटा है। यहां पे थोड़ा सा 12th का पार्ट आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तुम लोगों ने थोड़ी बहुत? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ी ना? हाँ यार, थोड़ा सा इसमें रोल आ जाएगा, थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट लग गया है। क्योंकि देखो अगर cos थीटा 1/√5 है ना, तो थीटा कितना आएगा? cos इनवर्स 1/√5। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पे, बस हल्का फुल्का। ठीक है, नहीं बताना। मतलब थीटा पता चल गया अपने को, ये बस एंगल है, ये समझो cos। अब ये किसी एंगल पे दे रहा होगा हर एक वैल्यू, अगर ये 1/√2 होती तो आप 45 बता देते। अब ये 1/√5 है तो कोई तो एंगल होगा, अब वो एंगल हमें पता नहीं है, यहाँ पे हर एक एंगल को पता नहीं कर पाएंगे। बट तो देखो अब ये दोनों एंगल पता चल गया अपने को, कितना आ गया इनके बीच का नेट एंगल? 30 प्लस cos इनवर्स 1/√5। दोनों एंगल, आप दोनों फोर्सेस पता है, बीच का एंगल पता है। अब एक बार फिर से क्या कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप? वही वाला f1² प्लस f2²। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा मैथ आ गया था इसमें, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब मैथ वाले ही है ना सारे बच्चे यहाँ पे? थोड़ी सी यार ये अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। अब ये एंगल पर पता चल गया ना आपको। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे एफ नेट के लिए? आप पता है यहाँ पे देखो, रूट ऑफ पहले वाले फोर्स का स्क्वायर दैट इज 100 प्लस दूसरा वाले फोर्स का स्क्वायर 125 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 इंटू f2 cos थीटा प्लस cos 30 था एक्चुअली, 30 प्लस cos इनवर्स 1/√5। अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप? cos a प्लस बी। cos a प्लस बी की आइडेंटिटी याद है सबको? cos a cos b माइनस sin a sin हो जाएगा। मतलब टफ है नो डाउट, लेकिन मैथ लग रही है इसमें अच्छी खासी। बताओ 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 बताओ। हाँ 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 10। अच्छा तुम ये कह रहे हो, हाँ ठीक है, वो भी चीज लगा सकते हो तुम। इसका इसके बीच में कितना एंगल है? 120, तो इनका 10 ही आना चाहिए था। हाँ तो तुम्हें कैसे पता वो 10 इधर ही आएगा? वो तिरछा भी तो हो सकता है 10। ये कैसे कह सकते हो इन दोनों का नेट आके इसी लाइन पे आएगा? वो तो एकदम उसमें आता है ना, मतलब 120 है तो 60 डिग्री के अलोंग कहीं ना कहीं आएगा वो। अब 60 डिग्री आप यहाँ पे तो 31 में आई है, तो वो चीज गलत हो जाएगी फिर वहां पे। वो अपन tan थीटा लगा के देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितने एंगल पे आएगा। जैसे यहाँ भी तो हमने एंगल चेक किया था ना किस एंगल पे आ रहा है, ऐसे ही वहां भी चेक करना पड़ता, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। एक बार बस हिंट लिख के छोड़ दो यार, क्योंकि थोड़ी मैथ है इसमें। बस मुझे सिखाना ये था कि भाई 3 या 3 से 2 से ज्यादा फोर्सेस अगर आ गए तो 2-2 के पेयर लेके आप डील कर सकते हो। बस एंगल का रोल रह गया। एंगल के लिए क्या काम आएगा हमारा? ट्रायंगल में साइन कॉस ले लो, tan ले लो भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहां से थीटा मिल जाएगा। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लग गया है। तुम समझ लियो ना। देखो एक और क्वेश्चन। अब देखो ये एक भी आया, ये शायद ज्यादा टफ नहीं लगने वाला तुम्हें। देखो 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन इन द फिगर। Three forces acting on a body are shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, लिखो, to have the resultant force only along the y direction, find the magnitude of the additional force needed is. To have the resultant force only along the y direction, यहां तक लिख लिया सबने? The magnitude of the minimum magnitude of the additional force needed is. अब देखो डायग्राम बना के दिया है। एक दो टफ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं भाई जानबूझ के, क्योंकि आसान से काम भी नहीं चलेगा अभी। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था।
4 न्यूटन, यहां पे लगा हुआ है 1 न्यूटन, और इधर पे भी लगा हुआ है 2 न्यूटन। इसको वो एक्स डायरेक्शन बोल रहा है, इसको वाई डायरेक्शन बोल रहा है। ध्यान से समझना, ये एंगल दिया है इन्होंने 30 डिग्री और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। और ऑप्शन देखो, और एक 1 न्यूटन। ऑप्शन ऐसे दिया इन्होंने 0.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, √3/4 न्यूटन। एक बात बताओ, कितने बच्चे इसकी लैंग्वेज समझ चुके हैं इस क्वेश्चन की? इधर देखो, सुनो सब लोग, इधर देखो एक बार। अगर ऐसी सिचुएशन होती, अगर आपकी सपोज 3 फोर्स को ही आप मान के काम करती, तो क्या जो नेट फोर्स आता वो वाई के अलोंग आता कि नहीं आता? एक बात बताओ, ये तो एंटी पैरेलल फोर्सेस है, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 2। इक्वल थोड़ी ना है, एक तरफ 4 है, एक तरफ 2 है, तो नेट कितना आएगा ऑपोजिट फोर्सेस का? 2 इधर या इधर? ओके, तो 2 इधर हो गया आपका। अगर आप मान लेते एडिशनल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, अब 2 न्यूटन इधर था, 1 न्यूटन इधर बचा था, और एंगल कितना था इनके बीच का? ये 60 था, ये था 60। वो कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग आना चाहिए था, तो एडिशनल कितना फोर्स आप लगाओगे, है ना? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट वाई एक्सिस पे आ सकता है? क्या आ जाएगा? फिक्स इस पे, थोड़ा सा तिरछा भी नहीं होना चाहिए। कैसे? उस साइड ज्यादा फोर्स है, तो एंगल तो 30-30 है ना, इधर 30-30 बीच में तो तब आता जब इधर भी 2 न्यूटन है, इधर भी 2 न्यूटन होता, तब बीच में आता। तो एडिशनल फोर्स कितनी जरूरत पड़ेगी ये बस बता दो तुम, किस साइड ऐड करोगे इसको? ऑप्शन में तो देखो 1 न्यूटन इन्होंने दिया ही नहीं है, 1 न्यूटन तो इन्होंने दिया ही नहीं है भाई। सही बात है, बताओ भाई। इतना मैंने तुम्हें जानकारी दे दी कि भाई अगर मान के चलो आप ये सोच के चल रहे हो कि भाई कोई एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन दोनों का नेट वाई एक्सिस पे आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स आपने एडिशनल इसमें लगाया हुआ है, सो दैट इसका और उस एडिशनल का मिला मिलू के सब कुछ वाई एक्सिस पे आ जाए। थोड़ा सा दिमाग लगा लो इसमें, बस ज्यादा टफ लगेगा नहीं तुम्हें अगर इसका डायग्राम प्रॉपर सोचोगे। थोड़ा सा यार लगाओ। नहीं एफ नेट नहीं पूछा उन्होंने, ये गलत समझ रही हो तुम। वो कह रहे हैं एडिशनल कितना फोर्स लगाऊं मैं सो दैट सबका रिजल्टेंट वाई एक्सिस के अलोंग आ जाए। मतलब अल्टीमेटली रिजल्टेंट का थोड़ा कॉन्सेप्ट तो है ही सही, पर निकालना नहीं है, उन्होंने पूछा है। बोलो बोलो। जो भी है, मैं चाहता हूं 2 मिनट दे दो बस इस क्वेश्चन को, फिर जब अपन करेंगे तो हो ही जाएगा वो। हाँ जल्दी आ जाओ। थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? अच्छा सा क्वेश्चन नहीं ले लिया मैंने, ये बस सिखाना इसीलिए लिया है मैंने जानबूझ के। अब तो तुमसे करवाऊंगा तो वो मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा टिपिकल नहीं। इसके थ्रू मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है तुम लोग को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट।
कुछ समझ में आ रहा है भाई? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा देखो वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों। अब सब लोग देखो, मुझे सिखाना था इसको तुम लोगों को। देखो भाई, कंपोनेंट लेना सिखा दिया तुम लोगों को। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा है। क्या अपन इस वाले फोर्स को, चलो अपने को वेक्टर अच्छा लगता है ना, इधर देखो सब लोग, वेक्टर फॉर्म में अगर आपको कोई भी क्वांटिटी दी है तो उनको ऐड करना, सेपरेट करना बहुत आसान होता है कि नहीं होता? तो क्यों ना मैं इस वाले फोर्स को, जो कि बचा, दो बचा ना ओवरऑल, इसको काटने के बाद इधर दो बचा ना, तो इसका चलो F1 दे दो नाम, इसका F1 मान के चलो F1 और इसको F2। कोई बता सकता है मुझे F1 वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, F1 फोर्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कंपोनेंट ले सकते हैं, दो कंपोनेंट देखो, 2 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? 2 cos 30। मैंने तुम्हें बात बताई थी कि एंगल के बगल वाला कंपोनेंट हमेशा, और ये किस में जाएगा? क्योंकि नेगेटिव में चला गया ना, तो आई कैप में क्या लिखूंगा? -2 sin 30 आई कैप। नेगेटिव क्यों लिया मैंने? क्योंकि नेगेटिव में +2 cos 30। क्लियर है क्या? वे तो वेक्टर फॉर्म क्यों पता है? बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि इनको ऐड करना, सेपरेट करना इजी है। अगर आपने इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, कोई F2 वेक्टर को और बता दो मुझे वेक्टर फॉर्म में। 1 का कंपोनेंट इस बार 60 कहां आएगा? cos आई कैप के साथ आएगा, मतलब 1 into cos 60, cos 60 आई कैप प्लस sin 60 j। ठीक है, अब देखो F नेट कितना आएगा, गौर से समझना। ये क्वेश्चन तुमने समझ लिया, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, एडवांस में आया था बहुत पहले। देखो F नेट क्या आएगा? F1 वेक्टर, देखो वेक्टर फॉर्म में आप बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हो। देखो हो गया काम। अब आई कैप के साथ कितना आएगा वेक्टर फॉर्म में? बोलो आई कैप के साथ कितना आएगा? इसकी वैल्यू निकालने क्या? sin 30 कितना होता है? तो यहाँ पे बचा माइनस आई कैप प्लस √3 j कैप। cos 30 का मतलब √3/2, और ये कितना आएगा आपका? हाफ आई कैप प्लस √3/2। इन दोनों को ऐड करोगे जब आप, आई कैप वाले कितने बताओ? माइनस का बचेगा ना। जे कैप वाला बताओ कितना आया? √3 j कैप प्लस √3/2 j कैप। तो अल्टीमेटली कितना हो गया वो? ये आपका क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि रिजल्टेंट फोर्स केवल y एक्सिस के अलोंग आए, मतलब j कैप के अलोंग आए ना। इसका मतलब इस वाले पार्ट को गायब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसका मतलब एक एडिशनल फोर्स को मैं कितना लगा दूं? आई कैप बाई 2 इधर लगा दूं। अगर मैं एक नेट फोर्स को अपनी मर्जी से ऐड कर दूं, तो ये और ये जब मिलेंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो नेट फोर्स किसके अलोंग आ जाएगा? y के। जो वो चाह रहा था, वो यही चाह रहा था कि अगर मेरे पास नेट फोर्स है, मैं चाहता हूं ये इसमें आई वाला कंपोनेंट ही ना आए, तो मतलब गायब करना पड़ेगा आई वाला। वो कह रहा है कि आई में आ ही नहीं सकता, जो भी आ रहा है नेट वो होना चाहिए y एक्सिस के अलोंग, मतलब j कैप चाहिए, ये गायब करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव में था, तो उधर कितना ऐड कर दूं? तो उन्होंने क्या मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आधा न्यूटन हो जाएगा। कहने का मतलब आधा आप एडिशनल फोर्स ऐड कर दो तो रिजल्ट उधर आ जाएगा। तो ये है वेक्टर फॉर्म का फायदा, जो कि मैंने तुम्हें कंपोनेंट लेना सिखाया, वेक्टर कैसे बनाया, ये सारा है पार्ट फिजिक्स का ही। अब मैं थोड़ी सी तो लगेगी यार। वेक्टर कंपोनेंट अगर आप लिखना सीख लो, फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मेरे ख्याल से इन दोनों को अच्छे से क्लियर हो गया है। पीछे वाले तुम बताओ तीनों, ये बीच में यार एक बार करने पड़ेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। इनको कराने के पीछे मकसद है भाई तुम्हें सिखाना है स्टार्टिंग में सारी चीजें।
मैं तुमसे करवाने को नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो करवाऊंगा वो अभी तुम कर दोगे बहुत जल्दी। ये वो क्वेश्चन जो आपको एक बार करने ही पड़ेंगे घर पे जाके, सीखना। अभी स्टार्टिंग फेज थोड़ा लर्निंग का है, तो अपने को अच्छे से करना पड़ेगा इनको। हाँ भाई, क्लियर हो गया ना? तो यार देखो, कुछ भी नया नहीं करा, जो तुम्हें सिखाया है बस उसी को अप्लाई करवा दिया मैंने यहाँ। जो प्रीवियस क्लास में भी जो किया था, कंपोनेंट्स लेना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और वो सारी चीजें। ओम करें अगला क्वेश्चन। चलो भाई, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, टू फोर्सेस F1 इक्वल टू, उन्होंने ये है 2√3 न्यूटन। F2 फोर्स है 2√3 न्यूटन, ठीक है। आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल 120 डिग्री। इतना आसान पूछ लिया गया है भाई। एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। देन फाइंड द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। हाँ, कौसी आता है उसको, उस फॉर्मूले में कौसी आता है। कितना? √57 न्यूटन। ऑप्शन में तो है ऐसा वैसे। cos 120 माइनस हाफ दिया है ना। cos 120 डिग्री की वैल्यू, cos 120 माइनस हाफ होता है भाई, ये याद रखना। ये बहुत बार रिपीट होगा ये वैल्यू 120 वाली।
कितना आ रहा है, रूट ऑफ 75 प्लस 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, माइनस हाफ आएगा ना, माइनस हाफ इंटू 60 ना, जो भी आ रहा होगा फिर इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना। रूट 57 न्यूटन, ठीक है भाई, लिखो, अप्लाई करो उसको, cos 120 माइनस हाफ, हाँ आ जाएगा, इतना ही आएगा। लिखो नेक्स्ट, टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट with an angle of 60 degree, with an angle of 60 degree between them. Two equal forces are acting at a point, two equal forces are acting at a point with an angle of 60 degree between them. If the resultant force is equal to 60 root 3 Newton, if the resultant force is equal to 60 root 3, then what is the magnitude of each of the forces? Then what is the magnitude of each force? क्योंकि इक्वल फोर्सेस है ना, इक्वल फोर्सेस है तो उसे बोल दिया उन्होंने ईच फोर्स। टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। If the resultant force is equal to 60 root 3, then what is the magnitude of each force? हाँ 60 ही है आंसर, आंसर 60 ही है, 60 ही है भाई। ये नीट जैसे एग्जाम के क्वेश्चन थोड़ी इजी रहते हैं, वो जेई का था पिछली वाला। आ गया 60 है। तो इसमें कुछ नहीं यार, नेट इस बार रिजल्टेंट दे रखा है, उन्होंने पूछा नहीं है। वो इक्वल फोर्स जो थे दोनों, मैं मान लेता हूँ सेम है, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 cos 60 कितना होता है 1/2। तो इस रूट इसके अंदर बचा ना 3p स्क्वायर, मतलब p रूट 3, p तो बाहर आ जाएगा। ऐसे आप लोग कर सकते हो यार। थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है ना अपने को। देखो, इफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड p, if two equal forces of magnitude p मतलब p दे रखा है नाम, इस बार एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, कोई मान लेते p है, एक्ट ऑन एंगल थीटा डिग्री, देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, ऑप्शन ऐसे दिए हैं आपको इस बार इन्होंने हाफ एंगल्स में। दो इक्वल फोर्स बताया इन्होंने और ये कहा है किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगे हुए, दैट इज थीटा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आएगा।
टू पी कॉस थीटा बाई टू। कोई और कुछ बताना चाहता है? आगे तुम्हारी थोड़ा सा एक फॉर्मूला लग जाएगा इसमें यार, वो हाफ एंगल वाले याद कराए जाते हैं ना अपनी को, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज्यादा काम किए। मैथ वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स में एक दो जगह है यार उसका यूज। तो आप लोगों ने यार नेट फोर्स निकालने के लिए आपने यही फॉर्मूला सबने यहाँ पे अप्लाई इतना लगा के बैठे सब लोग, पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। फिर सब लोगों ने यहाँ अंदर से 2p स्क्वायर कॉमन भी ले लिया होगा। यहां तक सब लोग करके बैठे हो क्या? इसके बाद से शुरू होगा, वो थोड़ा सा मैं बता रहा था। अपने पास देखो कॉस के तीन चार फॉर्मूले बताए जाते हैं। एक तो ये बताया जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक बताया जाता है 1 माइनस। अब अपने को यहाँ पे ये वो फॉर्मूला रखना है हाफ एंगल वाला, जिससे ये एक खत्म हो जाए, क्योंकि सारे ऑप्शन देखो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आप चाहोगे कॉस थीटा की ऐसी आइडेंटिटी मुझे लगाऊं तो ये 1 खत्म हो जाए, ये 1 प्लस का है तो -1 चाहिए। cos 2 थीटा में होता क्या है, यहाँ पे एंगल आधा हो जाता है, तो cos थीटा के लिए क्या होगा, आधा थीटा बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस, तो cos थीटा का ये फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos स्क्वायर आधा एंगल जो था उसका आधा -1, ताकि ये 1 से 1 खत्म हो जाए। तो रूट के अंदर बचेगा 2 × 2 4 p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसमें से बाहर आप निकाल सकते हो 2p cos थीटा बाई 2। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगा भाई इसमें। देखो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इफ, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल if it is simultaneously acted upon, it is simultaneously acted upon by two forces 4 Newton and 3 Newton. What is the net force on the particle if it is simultaneously acted upon by two forces this? बताओ कितना आएगा। और ऑप्शन इस बार उन्होंने ऐसे दिए हैं 1 न्यूटन, 7 न्यूटन, 21 न्यूटन, between 7 न्यूटन and 1 न्यूटन। हाँ अच्छा एंगल नहीं दिया क्या? एंगल देना चाहिए था। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकल इफ इट साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस। अरे यार एंगल तो देना चाहिए था। हाँ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इफ इट इज साइमल्टेनियसली एक्टेड, आंसर से एंगल निकालेंगे। नहीं यार इसमें एंगल दिया नहीं है। चल सेम डायरेक्शन मान के करोगे तो कितना आना चाहिए, तो हो जाएगा। और मान के चलो ऑपोजिट होगी तो 1 होगा। अगर किसी पर्टिकुलर कोई एंगल दे दिया बीच का मान ले तो डी हो जाएगा। वैसे इन्होंने डी दिया है तो कोई एंगल जरूर दिया होगा इन्होंने, 30 60 कुछ भी हो सकता है वैसे ना, इसमें मिसप्रिंट है। फिर तो तुम समझ चुके हो ये वाली बात कि अगर कोई 30 या 60 मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री का बीच का एंगल कोई अगर दे देता
तो जो भी फोर्स आता 1 से बड़ा आता 7 से छोटा आता, है ना। तो ऐसा कुछ कहना चाह रहा होगा, 30 या 60 ऐसा कुछ होगा वहां पे। अपनी क्लास कितने बजे तक है वैसे? 6 तक है ना। फिर अगली क्लास किसकी हमारी? मैथ वालों की। मैथ नहीं है, एक ही क्लास, एक ही है। लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं फिर। ओके, six forces are acting on a body as shown in the figure. Find the net force on the body. Find the resultant force या net force, कुछ भी बोल सकता है। ऑप्शन भी दिए इन्होंने, रूट वूट में आ रहे हैं ऐसे ऑप्शन लिखे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग बता दो, वही देख लेंगे एक बार चेक करके। नेट फोर्स, इन 6 को मिला के जितना भी नेट फोर्स लग रहा होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका केवल मैग्नीट्यूड बताना है आप लोग। बताओ, ऑप्शन में है वैसे ही, तो √26। √26 ही है। तुम ये तो जान गए तुम भाई, सुनो, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो ऐड हो जाते हैं, ऑपोजिट में माइनस, परपेंडिकुलर में अभी लिखा है था √F1² + F2²। एज ए रिजल्ट याद रख लोगे तो फायदा रहेगा। इन दोनों का नेट कितना आया इस डायरेक्शन में? 4। इन दोनों का नेट इधर 5। ये दोनों ऑपोजिट में, तो नेट इधर 1 न्यूटन, इधर बचा 1 न्यूटन नेट। ऊपर की डायरेक्शन 10 ऊपर 5 नीचे, तो ऊपर 5। अब ये दोनों कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर के नेट के लिए क्या फॉर्मूला पता है तुम्हें? अभी पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे का, बस खत्म। इसमें एंगल cos 90 की वजह से 0 हो जाता है। ये बस बताएं, इन्हें एज ए रिजल्ट याद रखोगे तो टाइम बचेगा, और बार बार अप्लाई करोगे फिर वही F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, इसलिए। ठीक है ना, इतना कर लेते हैं फिर आज। अब नेक्स्ट क्लास कर ली है ना हमारी, शायद कर ली होगी ना आपने तो।